खुशामदीद। आज काशिफ ज़हीर कंबोह साहब मेरे मेहमान हैं, जिनका पाकिस्तान में दूसरा बड़ा जिसे कहते हैं व्हाट्सएप चैनल वो है, और इससे पहले एक लंबे अरसे तक कि पाकिस्तान का नंबर 1 व्हाट्सएप चैनल था। मतलब इनकी रीच इतनी ज़्यादा है। तो आज हम उनसे डिफरेंट और इस कामयाबी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा काशिफ साहब, जो मैं पूछ रही थी कि दूसरों को पूरी दुनिया में हम देखें तो मेंटोरिंग वो लोग कर रहे होते हैं जो खुद गुजरे होते हैं किसी प्रोसेस से। हमारे यहाँ पे क्या मसला है, आप किसी को शादी के बारे में टिप देने की कोशिश करोगे, चलो अपना तो घर बसिया नहीं सानू सिखान चलने ने, और ये दिस इज वेरी कॉमन। मैं इस बात को बहुत फेस करती हूँ। आप किसी को कोई अच्छी बात बताने की कोशिश करोगे, इसका तो आप ये पता ही कौन है, ये हमारे यहाँ ये जो एक वो सूरत हाल है। सो आपने खुद कैसे, आपकी ज़िंदगी का जर्नी क्या है जिसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ जी, मैं बेसिकली तो जो बिलोंग करता हूँ वो एक देहाती इलाके से बिलोंग करता हूँ। ज़ाहिर है कंबोह हैं, जट हैं। हाँ जी, तो इवन के मैं जब मैट्रिक का स्टूडेंट था तो वो डेरे का सिस्टम सारा मैं खुद भी चलाता रहा हूँ। और डेरे के सिस्टम का मतलब है कि आप चारा भी काटते थे, पानी भी पिलाते थे, नहलाते भी थे जानवरों को। हाँ जी, दूध निकालना, सुबह 3 बजे उठना, और वो सारी चीज़ें करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें फिर एक ये हुआ कि इंटरमीडिएट के अंदर कुछ नंबर मेरे काफ़ी कम आ गए। तो आगे एक यूनिवर्सिटी के ऑनर को वाले साहब ने कहा कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है तो इसको जो है दाखिला दे दो। तो उसने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो उसके मालिक ने कहा कि इस तरह करें कि 8-10 एकड़ ज़मीन और कहीं ले लें ठेके पे, तो इनको वहाँ भेज दें। तो ये आप लोगों के बस की गेम नहीं है, पढ़ना आप लोगों के बस का, यूनिवर्सिटी का ऑनर कह रहे हैं। तो वो बैकग्राउंड को जानता था, फैमिली बैकग्राउंड उससे। आई वाज फर्स्ट इन माय फैमिली जिसने इंटरमीडिएट किया, क्योंकि उससे पहले पढ़ने का ट्रेंड नहीं था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी तक वो मैं सारा चीज़ें की। तो ये उसके जो अल्फाज थे ना, इसने मुझे एक तरह से अंदर से हिला के रख दिया। मैं यार ये तो इतनी चीज़ नहीं है कि बंदा जिसको। तो अपने टीचर को मैं मिला जाके, उन्होंने कहा कि वर्क हार्ड एंड लीव द रिजल्ट ऑन अल्लाह। जी, तो अच्छा, ये कितनी अमेजिंग बात है। तो ये मैं इसको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैंने भी ज़िंदगी में, आप बहुत सारे अप एंड डाउन में, एक डिबेट का वो था एंड आई लॉस्ट इट, और मुझे लगता था नहीं मेरे साथ गलत ज़्यादती हुई है। तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे 3-4 लाइनें लिख के दी, और वो यही थी, बी ऑनेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। उसने कहा कि फॉलो दिस ज़िंदगी में हमेशा। और मुझे जब भी कोई, वही आपने बात दोहराई है, कोई ऐसी बात आती है तो मुझे ये याद आ जाता है कि अपनी करो बेहतरीन, छोड़ो मामला खुदा पे। उसके बाद कि वो क्या, अच्छा फिर क्या हुआ? ये फ्लैश कार्ड बन जाता है ना। हाँ, ये फ्लैश कार्ड बन जाता है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वाज टॉप 2 में रहा मैं। मास्टर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से बात लगी है तो फिर आप वो चल निकली फिर। तो इंटरमीडिएट में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं, बस आपके अंदर कुछ तब्दील हुआ। इवन कि मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊं, मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में मैं वही शलवार कमीज़ पहनी हुई और नीचे चप्पल, इवन के खुस्सा पहना हुआ था, और चादर रखी हुई थी साथ, और आगे किताबें रखी हुई हैं, और कॉन्फिडेंस इतना कि पहली सीट पे जाके बैठ गया। और सारी क्लास वाले देख रहे हैं कि ये कौन आ गया, पता नहीं कोई नई मखलूक आ गई। सारे सिटी के शहरों के लोग थे। और इवेंचुअली जो ग्रुप बनते हैं, क्लास ग्रुप, तो उन्होंने क्लास ग्रुप में किसी ने भी मुझे ऐड नहीं किया। उन्होंने कहा यार इसको क्या पता होगा, पेंडू सा बंदा, इसको क्या करना है। तो पहली प्रेजेंटेशंस हुई तो मैं किसी ग्रुप में नहीं था, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा जी, मैंने कहा सर मैं तो अकेले ही हूँ, तो मैं प्रेजेंट करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, लोकल गवर्नेंस के ऊपर था, क्योंकि फैमिली शुरू से पॉलिटिक्स में थी। तो मैंने वो प्रेजेंट किया तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और उसके बाद मेरी मुकम्मल एजुकेशन उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ऊपर थी फिर। अच्छा वाह, फंडेड हो गया। हाँ, वो फंडेड हो गया वो। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर एफर्ट की, मेहनत की, और वहीं से फिर जहन में आया कि मुझे लेजिस्लेटिव प्रोसेस और पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानना चाहिए। तो मैं लास्ट सेमेस्टर में था, एमसीआर से मुझे ऑफ़र हो गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी पिज़्ज़ा हट, टैको बेल, ये उसकी ऑनर है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप एज ए सुपरवाइज़र हमें ज्वाइन कर लें लाहौर गुलबर्ग में। तो लास्ट सेमेस्टर, और आई थिंक 21 या 22 ईयर एज होगी। तो मैंने अपनी वहाँ जाके फ़ाइल दी, तो मैंने कहा जी मैं ऑपरेशन मैनेजर के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा भी आपकी तो डिग्री भी मुकम्मल नहीं है, तो ऑपरेशन मैनेजर कैसे? तो मैं सर वो मेरा सिर्फ लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आई विल क्वालिफाई।
तो वो फॉरेनर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दे देखते हैं। तो उन्होंने आधे घंटे डिस्कशन की, उसके बाद उन्होंने कहा जी अपॉलॉजी, हम आपको सुपरवाइज़र तो रख सकते हैं, मैनेजर नहीं। तो मैंने कहा जी आई टू अपॉलोजाइज़, मैं सुपरवाइज़र नहीं आऊँगा तो मैनेजर आऊँगा। अच्छा। तो मैंने फ़ाइल उठाई और जाने लगा, तो उन्होंने वापस बुला लिया, कहते हैं हमें 5 मिनट दें, उसके बाद हम देखते हैं। तो 5 मिनट के बाद उन्होंने फिर बुला लिया, लंच टाइम था, लंच के ऊपर उन्होंने बुलाया मुझे और कहने लगे कि यार ये आप 300-350 लोगों का स्टाफ है, ये 20-22 साल उम्र है आपकी, हाउ यू विल मैनेज। तो मैंने कहा जी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फॉर इंस्टेंस यू मस्ट, वो 3 E's और 1 P जैक वेल्च का प्रिंसिपल है, वो आपको पता होना चाहिए कि यू मस्ट हैव एनर्जी, यू कैन एनर्जाइज अदर्स और एग्जीक्यूशन कर सकें अपने डिसीजंस की, और अल्टीमेट आपके अंदर अगर P फॉर पैशन हो तो यू कैन डू। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप ज्वाइन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ तक पहुँचना कॉन्फिडेंस से है, जी। ये अकेले खामोशी का सफ़र है जो कि फिर आपने ये कॉन्फिडेंस का ये लेवल के इंटरव्यू में बैठकर जी जी। एक जॉब सीकर जिसे हाँ जी। नौकरी चाहिए है जी, ऐसे वो ये कह रहा है कि ये वाली नौकरी नहीं करूँगा, ये वाली करूँगा अगर हाँ। देंगे तो। ये कैसे अचीव हुआ? ये इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो अपब्रिंगिंग है, फैमिली अपब्रिंगिंग उस तरह से थी, और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन जो अल्टीमेट वो था, और फिर वालिद साहब की जो है वो सपोर्ट, कि वालिद साहब को जब भी कहा ये करना चाहता हूँ तो वो उन्होंने कहा जी अप टू यू, जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो, मैं हर तरह से जो भी सपोर्ट आपको। हालांकि जट्टों के लिए एक बेटे को तालीम के लिए भेज देना एक बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि पीछे सारा निज़ाम जो है ऐसी वो कौन अल्टीमेट चीज़ें जी वो उस तरह से नहीं रह पाती। और फिर इसी नौकरी से उन्होंने कहा जी आप कहीं और हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी मैं तो लाहौर में ही काम करने के लिए आया हूँ, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो फिर 1 साल के बाद मैंने क्विट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। हालांकि मुझे रीजनल मैनेजर और डिप्टी मैनेजर जो वहाँ से भी तो क्या टिप देंगे यहाँ पर आप बच्चों को, जो लोग देख रहे हैं, कि क्या करें? व्हाट इज़ द टेक होम मैसेज? अल्टीमेट तो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर आपका यकीन इतना मजबूत होना चाहिए। बात है यकीन की जी। और ईमान की जी। को उसकी ज़ात के ऊपर आप यकीन रखें, ईमान जी, रखें, जी। तो बड़े बड़े ये छोटी छोटी परेशानियाँ ये कुछ भी नहीं रिजॉल्व हो जाती हैं। फिर अपने जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए एनर्जी पॉकेट्स हैं। वो जिन मराहल से गुज़र चुके होते हैं, वो उनको आप मुकम्मल हमेशा जितने वो कॉन्फिडेंस में रहेंगे उतना आपकी ज़िंदगी शख्सियत के अंदर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। और थर्ड जो लास्ट मैं समझता हूँ मेहनत, जो वर्क हार्ड है इसका कुल नेमल बदल नहीं है। और फिर ये है कि किसी एक चीज़ के अंदर स्पेशलाइज हो जाएं, ठीक है, कि वो ये नहीं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन 1-2 चीज़ें वहाँ पे आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप स्पेशलाइज्ड हों, ठीक है, और उसको आप फिर जो है वो कहीं पे भी आपको मौका मिले तो आप उसे कर सकते हैं। आप एक ऐसे कल्चर में जिसमें कि लोग राइटली सो समझते हैं कि सिफारिश और कल्चर के बगैर तो एक नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती आजकल, सरवाइव करना इतना मुश्किल है। बच्चे इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। आप बता रहे हैं कि आपने अपने कदमों पे चलकर ये सारा सफ़र तय किया और अपने ज़ोर पर अल्लाह के फजल से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सो ये कैसे मुमकिन हुआ कि कोई बैकिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आपके लिए गॉड फादर नहीं है, कोई रास्ता बनाने वाला नहीं, कोई सीट खाली करके जाली इंटरव्यू लेकर आपके लिए सामी खाली करके नहीं बैठा हुआ कि बस भर्ती के इंटरव्यू करने या रखना है इस बंदे को है? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंगली, मैं जब NDU में था तो वहीं पे मैंने पॉलिसी स्टडीज़ के अंदर जब MPhil शुरू किया तो उसमें अपने उस्ताद के साथ और कंसर्न नेटवर्किंग बड़ी चीज़ है जी। अगर आप कंसर्न स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी नेटवर्किंग नहीं है, लाइजनिंग नहीं है, तो आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो ड्यूरिंग एजुकेशन मैंने जब फॉर इंस्टेंस मास्टर के बाद जॉब की थोड़ा अर्सा और असिस्टेंट GM तक की ऑफ़र मुझे हुई, मैंने नहीं किया और क्विट करके मैंने अपनी एजुकेशन को दोबारा से कंटिन्यू किया। तो वहाँ पे मेरा आपका ये जो गोल होता है ना, एक स्पेसिफिक गोल, ये बड़ा मैटर करता है। ये भी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। डिफरेंट एनर्जी पॉकेट्स हैं, जैसे हमारा फेथ है, हमारे पेरेंट्स हैं, और ये हमारा विजन या ऑब्जेक्टिव लाइफ गोल है।
तो उसमें एक लाइफ गोल ये भी था कि मैं जो आने वाले दिनों के अंदर मैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर जाऊंगा और पार्लियामेंट मेरा फोकस थी। वहाँ पे बैठ के अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना, पार्लियामेंटेरियंस के साथ डिस्कस करना, स्टूडेंट्स के साथ पॉलिसीज़ को, उसके प्रोसेस को, मैकेनिज़्म को, फेलियर्स को, सक्सेस को, और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ। तो इसी तरह से जब आपका वो नॉलेज जो है वो रिफ़्लेक्ट होना शुरू हो जाता है या आपकी एक्सपर्टीज़ रिफ़्लेक्ट होना शुरू हो जाती है तो आप लोगों की ज़रूरत बन जाती है। तो मुझे ड्यूरिंग 2015 के अंदर पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव एडवाइज़र ऑफर हो गया। अच्छा। और फिर एक पार्लियामेंटेरियन के साथ 3 साल मैंने काम किया, उसके बाद वो क्विट किया तो एक और जगह से ऑफर आ गई। हाँ, तो ये डिफरेंस होता है। मैं भी सेम यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ जी जी। आप, और सेम बैच है हमारा, माई फैकल्टीज डिफरेंट है। मैं IR में, आप पब्लिक पॉलिसी में। हाँ जी। नालायक और लाइक स्टूडेंट में ये फर्क होता है, बिकॉज यू परस्यूड योर डिग्री, बिकॉज आप जो बता रहे हैं, आप जैसे आप बता रहे हैं, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि हम समझते हैं कि सिर्फ एक डिग्री अर्न कर लेने से लोग हमारे लिए हाथ बांध के खड़े होंगे कि आइए जनाब आइए, ऐसे नहीं होता। और यही गलती है हमारे नौजवानों की जो करते हैं। द वे यू हैव नेटवर्किंग, मिलना लोगों से, इंगेज करना, अपनी एक स्पेशलाइजेशन जिसके ऊपर फोकस करना, एक्सेल करना उसमें, दिस इज़ द, जिसे कहना चाहिए, द वे फॉरवर्ड, कि अगर आपने आगे बढ़ना है किसी मैदान में। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6 साल मैंने पार्लियामेंट में सर्व किया। अच्छा। और कोई पॉलिसी अच्छी बनी? कोशिश तो की उसमें बहुत सारे 3 बड़े लॉज थे, उसके ऊपर काम किया। विच हंटिंग के ऊपर एक पॉलिसी थी, रहमान मलिक साहब के साथ काम करने का मौका मिला। इंटरेस्ट के ऊपर जो एक लेजिस्लेशन सिराजुल हक साहब की थी, और उसके बाद चौधरी तनवीर साहब जो पिंडी के हैं, उनका एक कानून था, ये जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं और आके शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं रोड पे करते हैं। हाँ जी, वो उसके हवाले से एक कानून था। और फिर बच्चे ये जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसके ऊपर हमने रेजोल्यूशन मूव की। इस्लामाबाद में ये बैंड हैं, चूँकि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स के अंदर मिल तो रही हैं, लेकिन ये वायलेशन है पार्लियामेंट के उस कानून की, उस रेजोल्यूशन पर इम्प्लीमेंट तो होता नहीं कुछ। हाँ जी, वो उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तक तो हम फिर भी सब्र कर जाएं, वहाँ पे तो ड्रग्स और ओपन मंशियात और हर एक चीज़ मिल रही है। और ये तो आपके स्टेट, आपके रिलीजन, आपके इंसानियत के तमाम कवानीन के खिलाफ वर्जी। इतने बड़े बड़े इदारे हैं हमारे, वाइट एलिफेंट्स, जो हु आर सपोज्ड टू स्टॉप देम, बट नथिंग इज हैपनिंग। इसमें मसला ये है कि जो लेजिस्लेटर पॉलिसी लेके आया वो उसका स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट भी होना चाहिए जी। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर इशू ये है कि जो पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेटिक साइड पे हो रहा है, और यहाँ कहीं थोड़े बहुत थिंक टैंक इन्वॉल्व हैं। ये जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है ये लेजिस्लेटिव कॉरिडोर्स के अंदर होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए। और उसके साथ एक चीज़ अब ये है कि पॉलिसी फेलियर्स क्यों हो रहे हैं। पॉलिसी फेलियर्स इसलिए हो रहे हैं कि आपकी जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है पॉलिटिकल विल, वो पॉलिटिकल विल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। उन्होंने सड़कें बनवानी हैं, पुल बनवाने हैं, आप किन चक्रों में डाल रहे हैं? आई मीन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ट्यूबवेल लग जाए, सड़कें बन जाए, पुल बन जाए, बिजली आ जाए, सुई गैस आ जाए। लोगों ने वोट इस पे देने, उन्होंने ये ज़रूर पूछना कि आपने पॉलिसी कौन सी बनाई है सरकार। मसला तो कुछ बनाओ ना बनाओ, तो साड़ी सड़क बनाओ। मसला तो ये ना, वो भी ठीक नहीं बन रहे। वो भी ठीक नहीं बन रहे। अभी हाउसिंग पॉलिसी आपकी आई है पिछले दौरे हुकूमत के अंदर, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में 60 लाख मकानात की कमी है, एज़ पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है। आपकी नेशनल हाउसिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और जब आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक कहता है जी पाकिस्तान में 60 लाख मकानात की कमी है, एज़ पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और जब आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा के देखते हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान में 60 लाख मकानात की कमी है, एज़ पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। हाँ, तो एक दूसरे के ऊपर ना, वो उसी को एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं, एंड कोई एक्चुअली रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहा कि दिस इज माय डेटा, दिस इज माय रिसर्च, दिस इज व्हाट आई एम। और जिनके पास डाटा अवेलेबल है, आप देखें 2018 के अंदर सेंसस हुआ, 2022 के अंदर जाके उसको आपने ऑन किया, तब तक तो आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल चेंज हो चुके होते हैं, ज़रूरियात चेंज हो चुकी होती हैं, लोगों 3-4 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। एग्जैक्टली। तो पॉलिसी मेकिंग
के लिए जो एक प्राइम कंपोनेंट है वो एविडेंस है और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए पॉलिटिकल विल है। बिल्कुल सही। मैं आपकी गुफ्तगू बहुत इंजॉय कर रही हूँ काशिफ, क्योंकि दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये पता है कि हमारा व्यूअर जो है उसको वही आप जैसे आपको डालना पड़ता है ना ह्यूमर, तो हमें भी यहाँ पे बहुत सारा कुछ डालना पड़ता है, क्योंकि यही मसला हमारा असल मसला है कि हम कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें सिर्फ रिक्रिएशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, डिनाइल में है हम, हमें एक बिल्कुल डिफ्लेक्शन चाहिए हर वक्त, कोई चीज़ जो हमारी तवज्जो हटा दे उस असल मसाइल से, बस हम हंस लें, हम इंजॉय कर लें, कोई हमें ये ना बताए कि क्या। सो अब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं एक चाहूँगी कि कोई टिप ज़रूर हमें देखे जाएँ, वो सब लोग जो आपको देख रहे हैं, यंगस्टर्स, फैमिलीज़, कि आप क्या उन्हें गाइड करना चाहेंगे? उसके लिए वही बात जो हमने बीच में एक की थी कि आपके ये जो इंसान अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी और एक तरह से हम मामलात चला रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा इनाम है, एक तोहफ़ा है। तो इसको उसी तरह से अमानत के तौर पर चलाएं, उसकी ज़ात पे यकीन रखें और उस यकीन के अंदर किसी दूसरे इंसान की जो फीलिंग हैं, उसके जो ख्वाहिशात हैं या उसके ऊपर किसी भी किस्म का आपकी तरफ से वो उसे ना करें, वायलेट नहीं करें एक तरह का। और यही पैगाम इंसानियत भी है, हकूक़ुल इबाद भी है, हकूक़ुल्लाह भी है। तो इन दोनों चीज़ों को रखें और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें। बिल्कुल, और यही मज़हब है। हाँ जी, मज़हब ये है कि हम अल्लाह से डर कर अल्लाह की मखलूक जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके मामले में हम अल्लाह से डरें, खाली हम अल्लाह से डरते रहें। मखलूक ही खुदा तक पहुँचने का ज़रिया जी, है। एग्जैक्टली, रास्ता तो वही ये गाइडिंग है वो, और सबसे आसान ज़रिया है सबसे आसान कि रब तक पहुँचना चाहते हैं तो उसकी मखलूक को खुश कर लें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू हैव यू। और मुझे यकीन है कि हमारी बहुत सारी बातें शायद आप लोगों को उस तरह ना समझ आई हों, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपका ये अपना सफ़र है ना, ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि इफ़ यू कैन डू इट, तो बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कर सकते हैं और करना चाहिए हम सब लोगों को। हम ये जो दूसरों को मायूसी का एक हमने वही जो एक बना दिया हुआ है ना कि बस कुछ भी नहीं है तो सब कुछ हो रहा है, उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग दैट होप फॉर अस टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सो हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी कुछ और सेगमेंट्स के साथ। स्टे विद अस।